सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराई। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराई। सात समंद की मसी करूं, सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। फिर से बोल जाता हूँ। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराई। सारी धरती को कागज बना दूं, सारे जंगलों की कलम बना दूं। सात समंद की मसी करूं, सातों समुद्रों की शाही बना दूं, और मैं लिखने बैठूं तो भी गुरु का गुण लिखा मुझसे नहीं जाएगा। ये गुरु की बात। स्वामी जी, ये बातचीत जो मैं ना अपने वैंकूवर वाले मित्रों को साथ शेयर करना चाहता हूँ ना, तो एक बार हमें इनविटेशन के बारे में बताइए कि हम कैसे ही, जैसे आपने हमें पहले बताया था कि किस तरह से इनविटेशन बने हम। इनविटेशन देखिए, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ आपको। एक बार शाम के सत्संग में किसी ने ओशो से पूछा, उनको भगवान कहते थे कि भगवान, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी सभ्यता में 3 प्रकार के डेट्स, ऋण माने जाते हैं। वी आर इनडेटेड टू 3 पीपल। एक तो माता का ऋण होता है, माता जन्म देती है, पालती पोसती बड़ा करती है, माता का बड़ा ऋण होता है। एक पिता का ऋण होता है, वो हमें रक्षा करते हैं, संभालते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, पिता का ऋण होता है। और एक गुरु का ऋण होता है। तो उसने कहा, सन्यासी ने कहा कि भगवान, माता और पिता का ऋण तो शायद हम उनकी सेवा करके चुका भी सकें, लेकिन गुरु का ऋण कैसे चुकाएं? वो तो हर कदम पर, हर लेवल पर उसकी कृपा बनी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, यू नेम इट, उसके ऋण को कैसे चुकाए? तो वो बड़े प्यार से मुस्कुराए और कहने लगे, मैं जो सिखा रहा हूँ उसे जियो, और मैं ऋण चुक गया। तो पहले इनविटेशन का तो पहला कदम ये कि हमें जीना पड़ेगा उसको। अगर हम नहीं जिएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि ऐसे भी जिया जाता है। बातें तो कर सकते हैं, बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से जिया जाता है। और जीने में क्या होता है कि चीज़ अलाइव होती है, आदमी रिलेट कर सकता है। अच्छा तो ऐसे जिया, अच्छा तो ऐसे बैठा जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे खाया जाता है, जो भी ओशो। इस प्रकार के अनेक लेवल पर ओशो ने हमको हजारों हजारों सूत्र दिए। उन सूत्रों को अगर हम एक भी सूत्र अगर हम जी गए, एक भी, मैं तो कहता हूँ, तो भी हमारा कल्याण हो गया, इनविटेशन हो जाता है। वो इनविटेशन मतलब ये है कि सामने वाला आदमी रिलेट कर सके और अपने आप के साथ जोड़ सके कि हाँ, इसी को तो मैं तलाश में था, यही तो मुझे देखना था, ये जानना था, ऐसा हो जाए। तो पहली बात तो इनविटेशन है। दूसरा क्या है कि एकदम से किसी प्रकार का आग्रह नहीं हो, एकदम निराग्रही चित्त से। ये नहीं कि आओ तो जब मैं जरा सिखाऊंगी क्या होता है, ऐसा पहलवानी नहीं कर रहे हैं। प्यार से बात करिए, बात करते करते आप उसको बताएं कि देखो, मेरे जीवन में ये अनुभव हुआ, या किसी और के जीवन में ये अनुभव मैंने सुना, हो सकता है तुम्हारे काम, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। कोशिश करो। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस विधि के बारे में उसके बुक्स बता सकता हूँ, प्रवचन बता सकता हूँ, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ, लेकिन प्यार से उसको बताना है। दूसरी बात। और तीसरी बात, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना उससे कि वो एकदम से अरे वाह वाह क्या बात करे, गले मिलने, वो न भी आपको आपकी बात माने, उसका स्वीकार होना चाहिए। नहीं अच्छा लगा तो ठीक है भैया, तू फ्री है, तेरी फ्रीडम में मैं बाधा नहीं डालूंगा। यू आर फ्री टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। मेरा कोई जोर नहीं भैया। उसका मतलब नहीं होता आपका ज़रा ध्यान रखकर, ख्याल रखकर, हाँ जी बहुत बढ़िया बात है, और जा कर के आपको कहाँ से फंस गया, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। उसके पास इस प्रकार के अहवा होना चाहिए कि माय गॉड, इसी चीज़ को तो मैं तलाश कर रहा था, इसी चीज़ परमात्मा ने मेरे सामने ला के रखी है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। और इनविटेशन का मतलब इतना ही होता है कि आई एम अवेलेबल, आई एम नॉट इम्पोजिंग, आई विल नॉट इम्पोज माई सेल्फ ऑन यू, बट आई एम अवेलेबल एट एनी टाइम, एनीवेयर, किसी भी तरह से अगर आपको ज़रूरत हो, मैं अवेलेबल हूँ। और यही ओशो ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ अवेलेबल होना है, तुम्हें सिर्फ जो तुमने पाया खाली, इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं हो सकता। वो कहते हैं पैसे का दान तो कोई भी दे देगा भैया, लेकिन ये जो कि साहब जो मैंने सीखा है, जो मैं जाना, ये मैं आपको साथ शेयर करने के तैयार हूँ, यही मेरा दान है, और कोई बड़ा दान नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ों का ओशो ने जिक्र किया हुआ। एक समय सेंटर के बारे में बताइए कि सेंटर क्या होता है, सेंटर कैसे रन करते हैं। पिछली बार हमने सेंटर की बताया था, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे। एक प्लीज़ एम के बारे में बताइए, जो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एम का एक तो ये मनी, मैन पावर
एंड मैनेजमेंट। तो पहली बात तो ये है कि पैसे के बिना काम नहीं होता संसार। ओशो को भी पैसा इकट्ठा करना पड़ता था, तब तो काम होता था। बिकॉज दिस इज द लाइफ, मनी इज द मीन्स ऑफ वर्क दैट हैपन्स। तो मनी का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके भाव में ये आ जाए कि ये जो ओशो का विजन है, इस विजन को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा, और अगर उसका भाव है तो वो पैसा दे। तो पैसा तो पहले हमारे पास होना चाहिए। पैसा यहाँ पे एक बात मैंने, जैसे किसी का भाव है, वो भाव के बदले में अगर कुछ मांगता है तो उसको साफ कहना चाहिए। उसके एडवर्टाइजमेंट जैसे आजकल जो चल रहा है मार्केटिंग का चक्कर है, प्रैक्टिकल लेवल पे जितना जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक संसार में काम कर रहे हैं, हम किसी वैक्यूम में नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, उतना कर लिया, चलो भाई कर लेते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए जैसे कि ओशो का मैसेज पीछे नहीं रहना चाहिए। बोले तो मनी तो चाहिए, मैन पावर चाहिए। मैन पावर इसलिए चाहिए क्योंकि आदमी अगर टीम अगर नहीं है आपके पास, तो अकेला आदमी थक जाता है, उसका इंटरेस्ट छूट जाता है। मुझे आपको एक उदाहरण बताऊं। एक जगह, नाम नहीं जगह करूँगा, मुझे उन्होंने बुलाया, स्वामी जी आपका शिविर रखना है। मैंने कहा ठीक हुई है। अब स्वामी जी 3 दिन तक मेरा शिविर चला, मैंने उस व्यक्ति को एक दिन भी नहीं देखा। मैंने कहा हैरान हो गया, मैंने कहा तुमने मुझे बुलाया और तुम ही नहीं कभी दिखाई थी। मैं क्या करूं? जब मैंने शुरू किया ये सारा, तो सब तो मित्र लोग हाँ जी हाँ सब करेंगे, यहाँ को कोई चिंता नहीं करो जी, अजय हम आ जाएंगे। एक भी नहीं आया। 3 दिन तक अकेला आदमी भाग दौड़ करता रहा, उसे छींक पाने की फुर्सत नहीं थी उसको। मैं क्या करूं? मेरा तो मन था कि मैं ध्यान में बैठूं, आपके पास बैठने करूं क्या, मैं अकेला ही रह गया करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी भी थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो टीम होनी चाहिए, और टीम में कैसा कि भैया अगर मुझसे तू संभाल लेना, ठीक है भैया, हाँ ठीक है मैं संभालूँ, कोई बात नहीं। एक प्रकार का फ्लो चलता रहना चाहिए टीम वर्क में। ऐसा नहीं कि तुम बात तो मैं तो यही कर सकता हूँ, मुझे आगे बात मत करना। नहीं, मैं कोशिश करूँगा। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एक टीम वर्क तो मनी, मैन पावर, उस मैन पावर में उस टीम के पास एक तरह की एक सूत्रता होनी चाहिए कि हम साथ में हैं। अभी सूरत में जो काम चल रहा है अद्भुत है, टीम वहाँ का। आप काम देखिए उनका कितना बढ़िया करते हैं। हाँ, और बड़े बड़े उन्होंने ओशो चेयर हमने इस्टेब्लिश की वहाँ यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे काम हुए उन पर, क्योंकि वो टीम काम कर रही है वहाँ पर अच्छी तरह से। तो मनी, मैन पावर एंड मैनेजमेंट इसलिए करना पड़ता है। अगर हम मैनेज नहीं करते तो काम ढंग से होता नहीं है, बिखर जाता है, टूट जाता है, उसका मज़ा नहीं आता। हाँ जी वो पानी तो आया नहीं, हाँ जी वो पानी वाला नहीं आया अभी तक, हाँ जी वो खाना तो ये हो गया, हाँ वो कुर्सियाँ तो आई नहीं अभी तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओशो के साथ काम करने का था, जो भी करें बढ़िया ढंग से करें, पूरी तरह से, पूरी टोटलिटी से करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत साल हो गए, एक अजीत जैन करके एक मित्र जबलपुर के, अब पता नहीं कहाँ है, मेरा बहुत सालों की बात है, मुझसे बातचीत कर रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि शुरू में जब ओशो ने काम शुरू किया जबलपुर में, तो यंग लोग बड़े अट्रैक्ट हो गए। उनका होना इतना अभिभूत कर रहा था उनको, उनकी उपस्थिति, कि जैसे कोई चुंबक की तरह उनके पास खींचे चले। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि करना क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये उनका आइडिया नहीं है। फिर उनको उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक उदाहरण के लिए वो हमने कहा कि आचार्य जी ऐसा है कि आपका टाउन हाउस में प्रवचन है, अच्छा तुम देख के आए टाउन हाउस का? बिल्कुल ठीक। हाँ पार्किंग की जगह है? हाँ जी पार्किंग की जगह। अच्छा हॉल देखा तुमने? हाँ जी हॉल। अच्छा कुर्सियाँ हैं हॉल में? हाँ कुर्सियाँ। फिक्स कुर्सियाँ हैं कि लूज कुर्सियाँ? जी फिक्स कुर्सियाँ, ठीक है। स्टेज? हाँ जी काफ़ी अच्छा स्टेज, वेरी गुड। तो तुमने स्टेज पर टेबल तो रखा होगा? नहीं टेबल तो नहीं। अरे टेबल रखो स्टेज के। हाँ आचार्य जी टेबल रख दिया हमने। कुर्सियाँ तो रखी? कुर्सियाँ? अरे कुर्सियाँ रखो और टेबल बैठने के लिए? हाँ अच्छा कुर्सियाँ रख दी। तुमने टेबल क्लॉथ तो बिछाया होगा? नहीं टेबल, अरे टेबल क्लॉथ बिछा भैया टेबल। हाँ अच्छा टेबल क्लॉथ बिछा दिया। तुमने एक फ्लावर का गुलदस्ता तो रखा? अरे गुलदस्ता रखो वहाँ, जब फूल रखो। वो जगह कहाँ थी, वहाँ से लेकर के गुलदस्ता है कि नहीं, यहाँ तक की ट्रेनिंग उन्होंने देनी शुरू की थी। इतनी टोटलिटी से अगर काम होता है तो काम होता है, तो बढ़िया काम होता है।
नहीं तो फिर कहने को कर रहे थे, हाँ जी हो गया जो, कोई बात नहीं जी, देख लेंगे जी, फिर टाल देते, एक्सक्यूज ढूंढ लेते, बहाने ढूंढ लेते हैं। नहीं, तो अगर सेंटर चलाना है तो एक सूत्रता मैन पावर की होनी चाहिए, टीम होना चाहिए, पैसा तो कर होना चाहिए, पर ये मैनेज करने की भी तैयारी होनी चाहिए कि साहब मेरे पास ये चीज़ है, इस प्रकार से काम करो तो ये काम, इसका असर होता है। अगर बिखर हो जाती हैं चीज़ें, उसका असर नहीं होता, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और या तो नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं हमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब करना है तो उसको करना तो पूरी टोटलिटी करना है। समझिए, एक प्रश्न और था, जैसे देखने में आया कि आजकल कितनी बुक्स आ रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऊपर, वो सभी का जो मेन एसेंस है वो मेडिटेशन ही कहते हैं ना, माइंडफुलनेस वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो ओशो ने भी इसके बारे में, लीडरशिप स्किल के बारे में या मैनेजमेंट कोर्सेज के, वैसे ओशो तो पहले काफ़ी समय से, कुछ आपके विचार में कुछ हो? मैं ऐसा स्पेसिफिकली मैनेजमेंट इस तरह से लेकर के तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो मैनेजमेंट के लिए उतनी उपयोगी जितने एक नॉन मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है, बिकॉज इट्स एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट बिजनेस जो भी एक एक्टिविटी है ना, अब एक स्त्री खाना बना रही है वो भी एक्टिविटी है, उसके लिए जितना ध्यान जो उतना है उस मैनेजमेंट में उतने, वो भी मैनेजमेंट है। खाना बनाना कोई मजाक बात नहीं है, मैनेज करना पड़ता है पूरा किचन, बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, तो फिर तो उसके लिए कितनी स्किल चाहिए, उस स्किल के लिए ध्यान हेल्पफुल हो सकता है हर काम के लिए। हाँ, उसे बिजनेस चलाना है उसके लिए ध्यान का उपयोग हो सकता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, वो फिर क्या करेंगे जब स्ट्रेस में आ जाएंगे, पर जाकर शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, किसी तरह से उसको हटाने की कोशिश करें, वो उसका वो मार्ग नहीं है। समझिए, अगर मैं थोड़े शब्दों में आपसे पूछूं कि जोरवादी बुद्धा का कंसेप्ट क्या है? बहुत सिंपल। नहीं, क्या हुआ साहब जी, हाँ जी, कि हमारे यहाँ इस देश में खास तौर से जहाँ भी अध्यात्म की बात शुरू हुई तो उसमें ये कहा गया कि देखिए साहब, अगर आपको अध्यात्म के मार्ग पे चलना है ना तो आप संसार में नहीं काम कर सकते, और अगर संसार में जीना है तो आपके साथ अध्यात्म आपके बस की चीज़ नहीं। ऐसा एक बांट दिया गया था चीज़ों को, और उसी तरह चल रहा था। अब भगवान बुद्ध हुए, महावीर जितने भी हुए लोग अपना घर छोड़ कर जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, उनका चॉइस था, चले गए, उनको जो मिला सो मिला। लेकिन ये जो बाइफर्केशन जो खड़ा हुआ उसमें सारी समाज व्यवस्था बिगड़ गई। ओशो ने इसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया। उन्होंने कहा दोनों जरूर, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। शरीर भी उतना जरूरी है जितनी आत्मा है, चेतना जरूरी है, दोनों को साथ लेकर चलना है। तो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड भी उतना ही उपयोगी है, उतना यूजफुल है जितना कि अध्यात्म इंटरनल वर्ल्ड उपयोगी है। तो जोरबा का मतलब यह है कि जीवन का पूरी तरह से आनंद से जीना, उसको जीना। जोरबा का मतलब ये नहीं कि जाकर के ताश खेलना, वो ऐसा नहीं है। खेलना तो खेल भी लिया, लेकिन जोरबा का ये मतलब नहीं कि शराब पीना, दारू खाना पड़े रहना। मोस्टली लोग यही समझ बैठे। नहीं, ऐसा जोरबा मतलब ये कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, हाँ जी, ये जो जगत है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो शारीरिक लेवल पर जो काम हो रहा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक स्तर पर महत्वपूर्ण है। इन दोनों को साथ में लेकर, क्योंकि हम दोनों जुड़े हुए हैं। हमने ये टुकड़ा कर दिया, ये हमारा नुकसान हो गया। उसमें क्या हो गया, जब आपने कह दिया नहीं साहब आप तो लोग घर बार छोड़कर जंगल चले गए। अब घर बार छोड़कर चले गए तो घर संभालेगा कौन, समाज को चलाएगा कौन? अच्छा, जो यहाँ पर कह नहीं साहब अभी नहीं, जब रिटायर हो जाएंगे ना तब हम जाएंगे जंगल में। अरे रिटायर हो तब तक तुम्हारे सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, तुम्हारा एक कदम निकला कि दूसरा चला के चल नहीं सकते, तुम कैसे करोगे? इन दोनों को आज ही करना है। इसलिए उन्होंने सारी सिस्टम को इसी के लिए एक यूनिफाइड, एक जबरदस्त योग खड़ा किया। मैं ओशो को विश्व योगी कहता हूँ। सारे विश्व को एक योग में बांधा कि शरीर और आत्मा, धर्म और प्रेम, ये संसार और वो संसार, इसमें कोई बटाव नहीं करना है। ये सब एक संयुक्त है। हमें जीने का तरीका नहीं आता। इसे हम टोटलिटी कह सकते हैं। टोटलिटी कहते हैं, बिल्कुल टोटलिटी। ये तो टोटल होना है। हम किसी टुकड़े में नहीं जाते, हम पूरे टोटल के साथ काम करते हैं। और है ही जुड़ा हुआ, सारा संयुक्त है यार। हमारा माइंड ऐसा है जो टुकड़े करता है, और माइंड तो उस्ताद है। वो कभी आप कुछ भी करोगे तो वो जस्टिफाई कर देगा, वो बताएगा अच्छा हुआ जी, क्या ऐसे ही करने जैसा था, आप निश्चिंत हो गए। एक बार मैं हमेशा ये कहानी कहता हूँ। टेक्सास में एक यंग लड़का था, उसकी शादी हुई,
तो शादी के 3 महीने हुए और उसकी वाइफ कहती है उसको बच्चा होने वाला है। वो घबरा गया, तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा शादी होने के बाद 9 महीने कम से कम लगते हैं बच्चा होने में, वो तो 3 महीने में गिरे बच्चा। वो भागा पादरी के पास चर्च में, फादर व्हाट्स गोइंग ऑन, हेल्प मी, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट हैपेंड सन? He says, I have been married for the last 3 months and my wife says that she's going to have a baby. Well, my mother told me that in order to have a baby it requires at least 9 months. So father कहता है, sit down, let us look at it step by step. So how long have you been married? Well, 3 months, very good. How long has your wife lived with you? Well, 3 months, very good. How long have you lived with your wife? बोलो जी 3 months। 3 और 3 6 और 3 9 महीने होगा ना यार, तेरी माँ तो सही कह रही थी, तो जा घर जा, तो माँ मस्ती कर तू, उसका प्रॉब्लम कुछ और वो 3 6 9 गिना रहा है। ऐसे माइंड गणित बैठाता है, माइंड ऐसे बहाने करता है, ऐसे गणित बैठाता है, फिट कर देता है आपको और आपको जाने देता है। उसको वॉच करना ही तो मेडिटेशन है। वॉचिंग द माइंड इज द बिगेस्ट मेडिटेशन। इससे बड़ा ध्यान क्या हो सकता है? क्या चल रहा है भीतर, ये क्यों चल रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है, पर कल तो ऐसा था, आज ऐसे कैसे हो गया, कहाँ गड़बड़ हुई, उसे देखना पड़ता है। यही ध्यान है। कहने का आशय है कि हमारे इस जीवन को जीने में हमारे मन को हमने इस तरह से एक तरह से देखा है जैसे वो हमारा मालिक है, हम जैसे उसके गुलाम हैं, वो जैसे, और कंडीशन टाइप पूरा माइंड। आप देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद सिर्फ शरीर होता है, ठीक है ना। उसे भूख लगेगी तो रोएगा, दूध मिलेगा तो सो जाएगा, ठीक है ना। वो कभी ये नहीं कहेगा कि माता जी आप रोज दूध पिला रही हो, कभी खीर वीर तो खिला दिया करो। अभी तो खीर का कोई आइडिया नहीं, उसके बाद विचार भी ऐसे विचार भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर चल रहा है। अब फिर धीरे धीरे हम उसका मन बनाते हैं। ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, इनके पाँव छूने चाहिए, ये मंदिर है, यहाँ घंटी बजानी चाहिए। सारा परिवार उस मन को बनाता है। परिवार है, मित्र दोस्त कहते हैं अरे ले ले यार, एक तू भी लगा ले, सबकॉन्शियस माइंड हो गया। हाँ, सब उसी पर चल रहा होता है। लेकिन एक मन को बनाया जाता है, समाज करता है, पॉलिटिशियन करते हैं, ऐसा एक मन बनता है। आप देखिए अमेरिकन माइंड इज टोटली डिफरेंट माइंड इन इंडियन माइंड, है कि नहीं। और इंडियन माइंड में भी हर व्यक्ति का अपना माइंड है, इंजीनियर का अलग है, डॉक्टर का अलग है, बिजनेसमैन का अलग, जितने व्यक्ति, क्योंकि हर आदमी का माइंड अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग फोर्सेस में तैयार किया गया। इस माइंड ने ही हमको गुलाम बना रखा है, इसके सिवा हमको कुछ पता नहीं। और ध्यान का यही मतलब होता है कि इस माइंड के परे कैसे जाया जाए। माइंड से हमको झगड़ा नहीं करना है, वी आर नॉट एंटी माइंड, लेकिन माइंड को यूज कैसे करें बजाय कि माइंड हमको यूज करे। समझिए, आप जब पहली बार आए थे ना वैंकूवर, आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था कि किसी ने आपसे इंटरव्यू में रेडियो माइंड आपने कहा था हाउ टू मैनेज द माइंड। व्हाट इज द मेडिटेशन? माइंड मैनेजमेंट इज द मेडिटेशन। माइंड को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज का मतलब ये है कि उसका जहाँ उपयोग है वहाँ करना है। अब जैसे कार ड्राइव कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो नो माइंड में हूँ, तो अपनी गाड़ियाँ संभाल लेना भैया, मुझे नहीं, आपको गियर बदलना पड़ेगा, क्लच पे पावर रखना पड़ेगा, ब्रेक, ये सब करना पड़ेगा, माइंड यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब घर पे आ गए हो फिर गाड़ी का ख्याल छोड़ दो, काम का ख्याल छोड़ दो, तब तो आप कम से कम अपने आप पे ब्रेक दे सकते हो उसके अंदर। बिल्कुल, ये मैनेज करना है। वो भी कर लिया, जहाँ जरूरत थी वहाँ यूज कर लिया। ये मैनेजमेंट है। रिमोट आपके हाथ में, आप मालिक हो उसके। तो बहुत अच्छी बात है कि स्वामी जी आप काफ़ी समय हो गया आपको नॉर्थ अमेरिका नहीं आए। स्वामी जी काफ़ी मित्र मिस कर रहे हैं आपको। मैं आना चाहूँगा कि मुझे 5 साल हो, लास्ट में 2014 में था मैं। हाँ जी। उसके बाद मैं नहीं आया। आपकी हेल्थ कैसी चल रही है? चलती रहती है, दवाइयाँ लेता रहता हूँ, अभी तो ठीक चल रही है। सभी मित्र मैं शेयर करूँगा, ओपनली तो नहीं शेयर करूँगा, बस सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ ये वाली इंटरव्यू शेयर करूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो सबके साथ शेयर करूँगा। नहीं, मैं आ भी सकता हूँ कि कभी अरेंज करना हो प्रोग्राम। उनके लिए एक छोटा मैसेज दे दीजिए। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वामी जी, इतना काम हो रहा है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, वैंकूवर में। खुश हूँ मैं, सबको मेरा प्रणाम कहिए, आप सबको मेरा प्रेम दीजिए, मेरा प्रणाम कहिए। मैं बहुत आनंदित हूँ। और अगर आप अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे क्योंकि अभी तक 5 साल में मुझे कहीं से कोई इन्विटेशन आया नहीं। तो हमने ये सब हम यही सोच के बैठे कि आपकी हेल्थ इशू होंगे। नहीं, वो तो चल रही थी, लेकिन अगर कभी कौन से महीने में आना पसंद करेंगे? सर्दियों में, गर्मियों में? नहीं, गर्मियों में, सर्दियों ठीक है, गर्मियों में चलेगा।
या तो ज़्यादा फॉल में, फॉल भी हो सकता है, ठीक है स्वामी जी। या अर्ली स्प्रिंग भी हो सकता है। सो अब वापस जाऊंगा, सभी मित्रों के साथ शेयर sir. करूंगा फिर। Yes, sir. डेफिनेटली थैंक यू सो मच स्वामी जी, So, आपके इतने अच्छे सबसे शेयरिंग बड़ा आपकी। जरूर कहना। थैंक यू स्वामी जी। और